नमस्कार साथियों, आपका पुनः एक बार स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है और आपकी नौकरी के अनेक रास्ते हैं। जो मर्जी आए आप नौकरी करो, हम आपको इतनी नौकरियां देंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको चुने किसको छोड़े। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे, राइमिंग उनकी बहुत अच्छी सी है। तो बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे रोजगार के आपके अपॉर्चुनिटीज आई हैं, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं, और जो भी हमें मिलता है उसको एक तरीके से प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। और इट्स अ गिफ्ट। ओके, शिकायतें कम हो, जिम्मेदारियां ज्यादा हो, और हमें किसी चीज का मलाल ना हो, और हमारे चेहरे पे एकदम गुलाल ही गुलाल हो। इस तरीके के एटीट्यूड के साथ में आप एनर्जाइज रहें। हाँ, पोस्टें कम हैं, मैं मानता हूं, हर भर्ती में पोस्टें कम हैं, और वो कम इसलिए लग रही हैं क्योंकि पीछे की जो भर्तियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी भर्तियां कम आ रही हैं। लेकिन आप ये देखो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बैक टू बैक भर्तियां एक अच्छे शेप में आई है। स्पेशली जैसे पिछले वाली भर्ती से अनायास ही इस भर्ती का आना आपके लिए एक शुभ संकेत है। ऐसे बच्चे जो ग्रेड फर्स्ट के लिए कमिटेड रहे हैं, उन बच्चों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एक बेहतर विकल्प रहेगा। अब कई बच्चों के सवाल ये हैं कि भाई वो कौन सी तैयारी करें, किस चीज की तैयारी करें। तो देखो, सीधी सी बात है, हमें कई विकल्प जरूर रखने चाहिए, और एक जैसी तैयारी के विकल्प हैं उनको रखने में हमें किसी तरह का गुरेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप ग्रेड थर्ड के लिए तैयार कर रहे हो, जैसे रीट है। खासतौर से मैं पहले जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनकी बात करता हूँ, यानी जिसको हम एसएसटी वगैरह बोलते हैं। तो रीट के अंदर जो बच्चे एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं अभी, चाहे वो जो बच्चे ऑलरेडी अच्छे लेवल पे हैं उनका तो रीट क्वालिफाई भी है, और दोबारा भी अगर वो बैठते हैं तो कोई इश्यू नहीं रहेगा इसमें। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स जो तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, ये आपने यहाँ पे तैयार किए। ग्रेड सेकंड में यही बच्चे चाहे तो अपना एक एडवांसमेंट ले सकते हैं। भाई जैसे ग्रेड थर्ड है, एक सेगमेंट ग्रेड सेकंड है, एक फर्स्ट है, और एक एपी का सेगमेंट है, और इसी में एक आपका एक सेगमेंट और है, आरएस है। ठीक है, अब इस जो ग्रेड थर्ड के बच्चे जो है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है। यहाँ पे यूथ बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होती है, तो बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंट जोन फील होता है। और ग्रेड सेकंड जो होती है उसके अंदर फिर उसके बाद में बच्चे ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये इन लोगों का पीजी नहीं होता है। जो पीजी नहीं होता वो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं, इसलिए मैसेज यहाँ पे ज्यादा रन करता है, थोड़ी वैकेंसी भी ठीक होती है। तो यहाँ पे जो चीज है वो सब्जेक्ट जनरली एसएसटी की अपन बात करते हैं तो आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है और ज्योग्राफी है, ये तीन सब्जेक्ट है, राइट। और राजस्थान के कंसर्न में है तो एक अच्छी बात है। अब यहां से हम बाकी भर्तियों में क्या ले सकते हैं, तो ग्रेड सेकंड जो है उसके अंदर आपके 7 सब्जेक्ट है। आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी कॉमन रखो। जिस बच्चे की हिस्ट्री अच्छी है उसकी फिलॉसफी भी अच्छी होगी, तो ये 4 सब्जेक्ट एक तरीके से गिफ्टेड है। उसके बाद में आपका इकोनॉमी, और फिर सोशियोलॉजी, और फिर पब जो है, ये कुछ और सब्जेक्ट हैं आपके जो एडिशनली आपको पढ़ने। अगर आपने यहाँ पे इनको साउंड कर लिया है तो चूंकि सबसे पहले नियर फार जो एग्जाम है वो आपका ये है, यहाँ पे आप कमिटेडली पूरी तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ अपना यहाँ पे कुछ रखो, फिर ये चीज आपको एक असेट के रूप में मिलेगी, और फिर आप इसको इन्वेस्ट कर दो यहाँ पे, तो ये स्फीयर आपका क्लियर है। और फिर बौद्ध और जैन और वेद जब आप पढ़ते हो हिस्ट्री में, तो फिलॉसफी के भी ऑलमोस्ट ठीक ठीक गांधी जी वगैरह, गीता वगैरह हो जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत बचता है तो उसको आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। तो एक अच्छा सा जंप जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो मोर देन 60% तक का सिलेबस आपको कवर करा जाएगा। उसके बाद में आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, जो आपको ऐसा, जैसे पॉलिटी जो है उससे सिमिलरिटी रखता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सोशियोलॉजी है वो हिस्ट्री और फिलोसफी, इन दोनों को जब हम अमलगम बनाते हैं तो उससे बनता है। इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको बेनिफिशियल रहेगा। कुछ करंट आर्टिकल्स और कंसेप्ट्स आप देख सकते हो, अपनी पसंद से कुछ चीजें छोड़ भी सकते हो, और जो आपका स्पीयर अच्छा है उसको आप बहुत साउंड कर सकते हो। जहां पे सिलेबस ज्यादा होता है वहां पे हमें स्मार्ट स्टडी थोड़ी करनी चाहिए, ये मेरा मत है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो तो कोई इश्यू नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी ये तैयारी कर रहे हैं वो, उनके लिए तैयारी कोई बड़ा खेल नहीं है। जो इसको कर रहे हैं उनका ये स्पीयर ठीक ठाक है, तो इतना सा बचता है, इतना मैनेज करना है। ग्रेड फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं, ग्रेड फर्स्ट में बच्चे ऑलरेडी कई तरह के बच्चे हैं। जो बच्चे रिपीटर्स हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, उनके पास में कोई विकल्प नहीं है।
जो बच्चे ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड में सर्विस लगे हुए हैं वो भी इसके अंदर जो है सर्विस क्लास बच्चे भी इसके अंदर आएंगे, तो ये भी आएंगे, ठीक है। और फिर एकदम न्यू कमर बच्चे जो ग्रेड थर्ड से और ग्रेड सेकंड से ऑलरेडी अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या उम्मीदें हैं? तो देखो उनके लिए सीधी सी उम्मीदें ये है कि इसका जो जीके का पार्ट है, उसके जीके के पार्ट के अंदर जो 75 क्वेश्चन का स्पीयर है, उसके अंदर हिस्ट्री है आपका, पॉलिटी है आपका और ज्योग्राफी आपका है। इसके साथ राजस्थान वाला जो पार्ट खैर वो सभी में जुड़ जाएगा रेस्पेक्टिवली। तो वो यहाँ से राजस्थान यहाँ भी पढ़ना पड़ता है, यहाँ भी पढ़ना पड़ता है और यहाँ भी आएगा। तो जीके के फर्स्ट पार्ट में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यहाँ से भी मिलेंगे, यहाँ से भी मिलेंगे, तो एक तरीके से आपका ठीक है। साइकोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं तो साइकोलॉजी जो है यहाँ भी है और साइकोलॉजी यहाँ भी है, और वो फर्स्ट पेपर जो आपका ग्रेड फर्स्ट है उसके अंदर भी आपको इसको पढ़ना होता है। तो ये चीजें आपको एक तरीके से विरासत में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हम एक जैसी तैयारी के जो कॉमन स्पीयर होता है, जो एक सामान्य जो होता है, जो सभी में व्याप्त होता है, उसको हम तैयार कर लेते हैं और उसको बढ़िया से तैयार करो आप, तो उसका आपको जंप मिलेगा ग्रैंड टोटल में, अगली एग्जाम में बूस्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि जो बच्चे ग्रेड सेकंड के लिए लगे हुए हैं, अभी उनका डेट अनाउंस नहीं हुआ है, वैकेंसी आ गई है, ठीक है, और जब तक अनाउंस नहीं होता तब तक आप एक बार इस स्पेयर को थोड़ा सा उठा लें, इनके ये पक्ष तो आप बहुत मजबूत कर लें, तो ये सबसे नजदीकी एग्जाम रहेगा। और इस तैयारी वाले बच्चे आरएस के अंदर भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आरएस का जो पेपर भी आपको देखना है, क्योंकि उसके अंदर भी ये कमोबस सारी चीजें हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और फिर आपका जो राजस्थान का पार्ट है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है, तो ये साइंस टेक्नोलॉजी थोड़ा एडिशनल आपके लिए रहेगा, तो वो आप देख लेंगे। क्षमताओं को आप जितना बढ़ाएंगे क्षमताएं बढ़ जाएंगी, और जितना आप घटाएंगे उतनी घट जाएंगी। वो जमाने चले गए जब हम बोलते थे कि उतने ही पैर पसारो जितनी सोड़ है। मैं तो कहता हूं इतने पैर मारो कि सोड़ ही फट जाए और सोड़ लंबी हो जाए और आप आसानी से उसमें सो सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्रेड फर्स्ट का जो है स्फीयर रहेगा। तो जीके वाले पार्ट के अंदर फिर जो टीचिंग मेथड्स वगैरह हैं, कुछ स्कूल मैनेजमेंट वगैरह जो है, तो उसका पार्ट भी आप इसके अंदर देखेंगे। तो वो सारी चीजें आप जरूरत के हिसाब से कर लेंगे। पहले आप इससे निपट लेंगे, फिर अगर ये पहले आती है तो फिर आपको इसमें चूज करना है कि आपको यहाँ, आप अगर आप ऑलरेडी इसमें सस्टेन कर रहे हो तो यहीं पे रहना है, और अगर आप ऑलरेडी इसमें हो तो आप ये और ये वाला रेस्पेक्टिव ऑर्डर में दे सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। लेकिन आपको बेस उसी एग्जाम को रखना है जिसमें आप ऑलरेडी पहले से लगे हुए हो लंबे समय से। आप उसको स्विच करके और कहीं और नहीं जाएंगे। और कहीं ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्रश्न भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कोई भी वैकेंसी स्पेयर इतना नहीं है जिससे कि आपको एक बूस्टअप हो और आपका दिमाग है वो डाइवर्ट हो। तो मोर एंड लेस सभी के अंदर एक न्याय मैं कहूंगा कि चारों ओर की गई है। अब बात हम करते हैं दो बड़े एग्जाम्स जो है उनकी शिक्षक भर्ती में, वो है ग्रेड फर्स्ट और एपी का। तो देखो ग्रेड फर्स्ट और एपी के अंदर जो सब्जेक्ट के नेचर है स्पेशली, वो लगभग एक जैसे से है। मतलब एक जैसे तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें 70-30 तक का जो है 70 सिमिलर हो सकता है और 30 जो है वो वेरिएशन हो सकता है। अलग अलग सब्जेक्टों का थोड़ा सिलेबस भी अलग हो सकता है। हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो हिस्ट्री के अंदर राजस्थान की हिस्ट्री है, आधुनिक भारत है, विश्व का इतिहास है, मध्यकाल और प्राचीन भारत, ये लगभग दोनों में कॉमन है। और केवल जो हिस्टोरियोग्राफी जो है और जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री जो है वो वाला जो पार्ट है, तो इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन का जो पार्ट है वो एक अलग स्फीयर है इसके अंदर। तो अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत चेंज है, थोड़ा लेवल का चेंज आता है और कॉन्सेप्ट्स जो है लगभग क्लियर होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन आजकल नहीं रह रहा है। जहां पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेप्थ में आ रहे हैं तो वो तो देखो सभी के लिए है, उसके लिए तो आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल हर बच्चे के पास में मोर एंड लेस एक जैसा सा है, 20-19 का फर्क होता है। तो मेहनत से आप 19 को 21 बना सकते हो और 21 को आप 19 पे ला सकते हो। और एक बेहतर रणनीति समायोजन भी आपको इसमें कुशलता और प्रवीणता प्रदान करता है। एक अच्छी सेना के साथ में भी जो है
जैसे भल्लाल देव जो था उसका एक डिस्ट्रक्टिव नेचर था, और बाहुबली से अगर बात करते हैं तो अमरेंद्र बाहुबली जो थे उनका एक बहुत बेहतरीन व्यू था, तो वो कम संसाधनों के साथ भी बेहतर स्ट्रेटजी के साथ में डोमिनेटेड रहे थे। वहीं पे भल्लाल देव है अपनी जनता को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो संसाधन जो है वो पर्याप्त तो होना ही गारंटी नहीं होती सफलता की, बल्कि उनको बेहतरी से काम में लेना भी एक मसला होता है। और ये एक बड़ा जो है प्रश्न यहाँ पे रहेगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है। तो देखो, ग्रेड फर्स्ट और एपी दोनों ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, दोनों ही गजेटेड पोस्ट के लिए आप इसमें फाइट करेंगे। ग्रेड फर्स्ट का जो जीके का पार्ट है उसके अंदर इंडियन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स वगैरह है, जिसके अंदर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके अलावा जो बाकी जो स्पीयर हैं आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और ये सारी चीजें पढ़नी है। तो मोस्टली इसके अंदर 3 बड़े सेगमेंट है, एक हिस्ट्री का है, एक मैनेजमेंट का सेगमेंट है और एक आपका जो है वो ये जो इसको बोलते हैं करंट अफेयर्स का। तो ये अगर आप कर लोगे तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद में फिर आप कौन सी स्ट्रीम के बच्चे हो, कि जैसे मान लो साइंस के हो तो आप साइंस और रीजनिंग को ठीक ठाक कर लेंगे, ठीक है, और मतलब मैथ्स, रीजनिंग और साइंस वाला पोर्शन अच्छा कर लेंगे। अगर आप ह्यूमैनिटी के बच्चे हैं तो आप पॉलिटी जो है इसके साथ में आप जो है ज्योग्राफी को ठीक कर लेंगे, पॉलिटी को ठीक कर लेंगे, है ना। इस तरीके से हिंदी आप राजस्थान के सारे लोग हैं वो तो ठीक कर ही लेंगे। इंग्लिश के अंदर जिनका हाथ तंग है तो उनको कोई बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, मोटी मोटी चीजें देखो। साइंस के बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आर्ट्स के बच्चे को कुछ समस्याएं आएंगी। तो इसमें भी आप एक अच्छा काम कर सकते हो, कि स्मार्ट काम कर सकते हो, कि जो चीजें आपकी बेहद कमजोर हैं उनको आप बहुत उत्तम स्तर तक नहीं ले जा सकते, वहां पे एक जुगाड़ आप कर सकते हो। शिकायतें नहीं करें, व्यवस्था करें, जो उपलब्ध संसाधन है उनको आप बेहतर समन्वय करें। यही एक अच्छे सफल खिलाड़ी की जो है पहचान होती है। और एक टाइम जो मेजर ध्यानचंद थे वो बिना जूतों के भी जो है हॉकी खेल लिए थे, और तानाशाह हिटलर को ये कहना पड़ा था कि अगर ये मेरी सेना में होता तो मैं इसको मेजर बनाता, और इसी बात पर उन्हें मेजर भी बनाया गया था, ऐसा मैंने सुना है। एपी की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर जीके का जो पार्ट है वो राजस्थान का है, और राजस्थान अब आजकल हर भर्ती परीक्षा में आ रहा है, तो ये आपका एक बेनिफिट है। आरएस के जो बच्चे दे रहे हैं उनको भी है, प्लस स्कूल लेक्चरर में भी राजस्थान का अच्छा स्पीयर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक है क्योंकि केवल एक ही पोर्शन है, तो राजस्थान की पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आप साउंडली तैयार कर लेंगे, इकोनॉमी वगैरह जो है, और इसके लिए आप बहुत बेहतरी से अपना काम कर सकते हो। और अब बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। तो जो आप, चूंकि आपके ऑप्शनल एक्सपर्टी हैं आप अपने अपने एरिया के, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना है। इसमें मैं कोई स्पेशल राय आपको देने वाला हूं नहीं। हाँ, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि हिस्ट्री के अंदर जो आपका एंशिएंट है, आपका जो मिडेवल है, और जो आपका मॉडर्न इंडिया है, और उसके बाद में जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, और एक आपकी राजस्थान की हिस्ट्री है। तो इस तरीके से ये तो आपका ग्रेड फर्स्ट का पोर्शन है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री और राजस्थान का। इस पोर्शन को बिल्कुल ऐसा का ऐसा आप यहाँ पे एपी में ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक जो इतिहास लेखन वाला जो पोर्शन है वो एडिशनल देखना है। तो चूंकि इस भर्ती में अभी समय रहेगा आपके पास में, तो आप जो बच्चे केवल कमिटेडली इन्हीं 2 भर्तियों के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, उनका ये रहे कि वो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री को बहुत बेहतरी से तैयार करें, ताकि ये स्पीयर क्लियर रहे। इतिहास लेखन और दर्शन वाला जो पार्ट है उसके लिए आप संबंधित आपके स्टडी मटेरियल के साथ एसोसिएट रहे। तो दोनों तैयारियां आपकी एक साथ हो रही है, और इसमें कठिनाई का लेवल ज्यादा होता है, कंसेप्ट ज्यादा अच्छे होते हैं, इसके अंदर नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, चाहे क्वेश्चंस का जो भी लेवल रहे, लेकिन आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि चाहे आपकी बातों का मतलब जो आपकी जो कठिनाई का जो भी लेवल रहे, लेकिन पढ़ाई का कंसेप्ट बिल्कुल एक जैसा है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एपी के अंदर बहुत टिपिकल और डायनेमिक आएंगे, तो उसके लिए रोने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो प्रश्न सभी बच्चों के लिए एक जैसे हैं। और मैंने इस बार भी देखा है, हर भर्ती में मैं देखता रहता हूं कि जो बच्चा सामान्य तैयारी के साथ में ईमानदारी से जुड़ा हुआ है और अपने एक आसानी से अवेलेबल होने वाले स्टडी मटेरियल पर अपनी अवधारणात्मक समझ रखता है,
उस बच्चे का ग्रांड टोटल और अपनी गलतियों से बच जाता है तो सामान्य बच्चे से वो अच्छा स्कोर करके और आराम से सिलेक्शन लेता है। इसमें ज्यादातर उन्हीं बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है जो ऑलरेडी जॉब में थे या टेंशन फ्री थे, तो उन्होंने कोई लोड नहीं लिया। आजकल के बच्चों की एक बड़ी एक ऐसी प्रवृत्ति आ गई है कि वो कुछ दुर्लभ चीजों को ढूंढने की ओर चल पड़े हैं, जो संभव नहीं है, क्योंकि लड़ाइयां हमेशा लोहे की तलवारों से जीती जाती हैं, सोने की तलवारें केवल म्यूजियम में रखी जाती हैं। तो इसलिए ऐसा स्टडी मटेरियल जो आपको पैनिक लगे और जिसका किसी प्रैक्टिकल अप्रोच से रेलेवेंसी नहीं हो, कोई अनदेखा प्रश्न अगर आपको आ गया है कहीं किसी भर्ती परीक्षा में 10, 15, 20, तो उससे क्या होगा, आप वैसी तैयारी शुरू कर देंगे। भाई देखो ऐसा है, ऐसे प्रश्न एपी में पूछे जाएंगे, उसका कठिनाई लेवल हमेशा अच्छा होता है। जैसे नेट का एग्जाम होता है, उसके अंदर ऐसे प्रश्न आते हैं, फिर नए प्रश्न आ जाएंगे। तो आप पहले बेसिक जो आपकी बोन है, बैकबोन जो आपकी है आपके सब्जेक्ट की, वो तो आपको आनी चाहिए। जब आपको यही नहीं पता है कि आश्रित पार्थक्य की या सबऑर्डिनेट आइसोलेशन या अधीनस्थ पार्थक्य जो है उसकी नीति और सहायक संधि और अधीनस्थ संघ की नीति, इन सब में क्या फर्क है क्या नहीं है, और व्यक्तिगत सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, नॉन रेगुलेशन क्या है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं बच्चों से जनरली बात करता रहता हूं, तो ये बड़ी कमजोरियां सामने आती हैं उनके। आपको बहुत सारी चीजों का पता है। एक बच्चा आया कि सर चंद्रगुप्त जो कालिदास के बारे में पता है कि उसने ये फला नाटक लिखा, महाकाव्य लिखा, काव्य लिखा, खंड काव्य लिखा, लेकिन सर ये नहीं पता था कि ये किसका समकालीन रहा है। तो ऐसी गलतियां भी अगर आप कर देंगे तो फिर आपको माफी नहीं मिलेगी। जो आसानी से उपलब्ध प्रश्न है, आसानी से उपलब्ध मटेरियल है, जो हर कोई बच्चा पढ़ता है, हर किसी के अप्रोच में है, हर बच्चे की समझ विकसित करने के लिए वो रूट कोज है, अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो आपका कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। हाँ, वो अगर गलतियां की तो आपका सिलेक्शन निसंदेह होने में बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो सबसे पहला है कि हमें स्केलेटन तैयार करना है हमारे सब्जेक्ट्स का, और उसमें आप एनसीईआरटी के साथ रहिए, आप बुक्स के साथ में भी रहिए। उसके बाद आप मेंटरशिप या जो भी गाइडेंस वगैरह है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। पहले कम से कम आप थोड़ा बहुत खुद तो पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि हम जो जहां से पढ़ रहे हैं वहां पे क्या मटेरियल मिल रहा है, किस तरीके का मिल रहा है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या वैसे प्रश्न आए हैं, क्या हम ऐसे प्रश्नों के साथ में सस्टेन कर सकते हैं क्या। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। आप हर चीज के बारे में सोचें, चिंतन मनन करें, उसका एनालिसिस करें, कंपैरिजन करें और खुद को सही जगह पाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप काल के ग्रास बन जाएंगे। तो और फिर माहौल का, एटमॉस्फेयर का भी एक फर्क पड़ता है। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि लोग जो है अंधभक्त बने हुए हैं, कहीं भी किसी भी वासा। अरे भाई, तो वासा तो आप तब करेंगे ना जब आपको कुछ नहीं आ रहा है। पहले आप सीखिए, पहले आप लर्न करिए। आप हो सकता है कि आप सीखते सीखते इस लेवल पे चले जाएं कि आपको पता चले कि वासा जिनकी आप कर रहे हो वो तो आपके सामने वासा ही है, कुछ नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दुर्लभ मटेरियल ढूंढने वाले वो कौन सा मंदिर है जिसके ऊपर वो 2.5 फीट की ध्वजा ऐसे ऐसे करती है, वो कौन सा रसगुल्ला है जिसकी ये साइज है, ऐसे प्रश्नों के लिए भागने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने बहुत आसानी से देखा है, मैं अब जैसे रूटीन में जो बच्चे मेरे स्टूडेंट रहे हैं या कहीं पे स्कूल लेक्चर पोस्टेड हैं और उन्होंने एपी का एग्जाम दिया तो उनका स्कोर 130, 125, 23, 24 आराम से हो रहा है, बिना किसी अनावश्यक जो है इधर उधर मटेरियल जुटाए हुए। जो उनको स्कूल लेक्चर में पढ़ाया गया था वही जो है उसी के सहारे वो अपना अच्छा काम करके, पीछे के बैच में सुविधा जो थी तो उसने, जो मेरी टॉपर स्टूडेंट थी ग्रेड फर्स्ट में, उसने 6th रैंक होल्ड की थी। ऐसे ही जो है रमेश जी मूंड है तो उन्होंने 9th रैंक होल्ड की थी, तो एक 4th रैंक पे थे एपी में। तो ये सारे बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं जो एक अपनी क्लास और अपनी कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में आगे बढ़े थे। बाकी तो देखो, पढ़ाई की मैं कहूँ कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमाएं नहीं होती है, आप जितना मर्जी पढ़िएगा, लेकिन आप एटलीस्ट उतना जरूर पढ़िएगा कि आप हर दिन कुछ बताने की स्थिति में हो। एक टॉपिक को तैयार करोगे और 2 दिन 3 दिन याद रहेगा, किसी परीक्षा या टेस्ट के लिए आपने तैयार कर लिया, लेकिन उससे होगा क्या। आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो जिससे कि वो दीर्घ स्मृति कोश में समाये और जरूरत पड़ने पर याद आए। अगर याद नहीं आया, परीक्षा हॉल में कुछ याद नहीं आया, बाहर आके बोल रहे हो कि मेरे को तो सब कुछ आता था, मैं भूल गया, तो वो इसलिए था क्योंकि आपने गलत तरीके से उसको फीड या इम्पोज करने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं होता है, हर चीज का अपना एक सिस्टम होता है। हम जब किसी चीज को एक बार देखते हैं तो मोटे मोटे तौर पे देखिएगा आप,
कि भाई हाँ ये मुझे देखना है, फिर आप उसके रेपिटेशन करो 2 3 4 5 6 और जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, चिंतन करो, मनन करो, डिस्कशन करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद टेस्ट दो, फिर मजा है। अब सीधे ही आप टेस्ट दे रहे हो, पढ़ा कुछ है नहीं, तो आप डिप्रेशन के शिकार होने ही होने। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। और रही बात स्टडी मटेरियल की, तो जो मर्जी है आप पढ़िएगा, आपकी इच्छा है। इस संसार के अंदर बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है और कोई पर्टिकुलर किसी टीचर से पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह बहुत अच्छे ऑप्शन आपके पास में हैं। और सबने अपना अपना कोर्स अपने मेहनत और कमिटमेंट के साथ बनाया है और बेहतर करके ही बनाया है। सुकरात का वो कोटेशन है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से बुरा नहीं होता, अनिच्छा से उसे भला नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। तो इस संसार में पढ़ने वाले बच्चे को ढूंढना है कि उसका कौन मेंटर है और कौन उसका अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइडर है, कौन उसका शुभचिंतक है, कौन उसका अहितैषी है। इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल रेंज करके छोड़ के जा रहा हूं कि आपको सब कुछ अपनी दुनिया अपने हिसाब से बनानी है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी, एक पद से आइए देखिए, अच्छा लगता तो स्वीकार कीजिए, नहीं मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं। अगर मैं कहूंगा कि मैं अच्छा हूं या कोई और कहेगा कि मैं अच्छा हूं, तो वो उसके अच्छे कहने से नहीं होगा। कंपैरिजन कीजिएगा उन सब चीजों के अंदर। अगर आप एक जागरूक बच्चे हैं तो उस कंपैरिजन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी नैया पार कराने का रास्ता कौन सा है। आप हीनयान की तरफ जा रहे हैं या महायान की तरफ जा रहे हैं, तो वो वाली बात है। तो इस तरीके से आपको पुरुषोत्तम भाव से, आपको प्रबुद्ध भाव से, आपको बोधिसत्व भाव से इस संसार के अंदर सफलताएं अर्जित करनी है। डिस्कशन करो, अच्छे दोस्त रखो, बुरी चीजों से दूर रहो। नेगेटिव जो लोग बातें करते हैं, नकारात्मक लोग होते हैं, उनका कम से कम पेट्रोलिंग आपके आसपास होना चाहिए। ये भी एक होता है, कई माहौलबाज होते हैं जो करते कुछ नहीं है, वो माहौल बनाते हैं, दूसरे लोगों को प्रेशर में ले आते हैं। माहौलबाजों से थोड़ा दूर रहो। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तरीके से जैसे कि तोताबाज, जैसे माहौलबाज हो गए, करते कुछ नहीं, माहौल बनाते हैं, लोगों का दिमाग खराब करते हैं। एक तोताबाज होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो खुद नहीं पढ़ते लेकिन हर किसी से प्रेरित हो के उनकी बहुत बड़ी बड़ी जो है वो लिखते रहते हैं कि वो सर क्या है, वो बच्चा क्या इंटेलिजेंट है, वो फलाना सर क्या इंटेलिजेंट है। इनको तोताबाज स्टूडेंट कहते हैं। तोताबाज स्टूडेंट भी जो है वो कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर सकता है। तो आपको हर किसी से आप प्रभावित हो रहे हो कुछ ही टाइम में, इसका मतलब है कि आप में पोटेंशियल की कमी है। तो पहले आप अपना पोटेंशियल को बढ़ाओ और उसके बाद में आप इस लेवल पे आओ कि आपको हर कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके। आप इन्फ्लुएंस हर कहीं से हो रहे हो, हर किसी की बातों में आ रहे हो, इसका मतलब है कि आपका कोई स्टैंड नहीं है। आप किसी भी किताब से आपको किसी ने बोल दिया कि फला किताब बहुत अच्छी है, फला टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, फला टीचर बहुत अच्छा है, और आप बह गए, आप जो पहले करो उसको छोड़ दिया और कहीं चले गए। तो ये जो चित्तवृत्तियां हैं, ये जो आपका जो मन है, मन डोले मन बोले, समझ गए, हिचकोले, तो ये हिचकोले मारने वाली जो चीजें हैं वो आपको ले डूबेंगे। तो ये तभी होता है, ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ये हमारा कमिटमेंट की कमी होती है, ये हमारे पास में मटेरियल की शॉर्टेज होती है, इसलिए हम ये सब करते हैं। और ये सब करने का एक ही तरीका है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। किताबें तो तुमने बहुत सी पढ़ी होंगी, मगर कोई याद भी है क्या? याद करना बहुत जरूरी है। अरे कम वैकेंसी आई तो क्या है रोना, कोई टाइम में तो था कोरोना, आज तो चारों ओर है सोना ही सोना। गोल्ड देखो क्या भाव बढ़ गया है, सोने जैसा मन क्या कहते हो बताओ। तो अगर पाना है सोना तो छोड़ दो सोना, अगर पाना है सोना तो छोड़ दो सोना, मतलब स्लीप करना छोड़ दो, पाना है गोल्ड, ठीक है। एक दिन आपको नौकरी का है होना, ये वाली बात है। तो मेरा ये मानना है कि इस सेशन में आप बहुत ब्रीफ, जो मैंने एक छोटी सी बात आपसे करनी चाहिए थी, और आप इसके अंदर निश्चित रूप से लाभान्वित रहे होंगे। और बस सिंपल सी बातें हैं, पहले जो भी आपका कंटेंट है उसके साथ में बने रहिए, और उसके बाद में उसके रेपुटेशन बार बार रखिए। कोई ऐसा कोई स्पेयर नहीं होता है कि जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या सिस्टम रहे इसके अंदर, हम क्या करें, क्या हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हर बच्चे की स्ट्रेटजी अपनी व्यक्तिगत होती है, ये होमो मेंसूरा होती है, आत्मनिष्ठा होती है। इसमें आपके सोने का टाइम अलग है, आपके सोचने का अलग है, आपका माहौल अलग है। मैं नहीं जानता आप कैसे माहौल में रह रहे, आप नहीं जानते मैं कैसे माहौल में रहा हूं,
इसलिए मैं जो आपको कह रहा हूं उससे अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी सीखने को मिलता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप उसे एक्सेप्ट करो। लेकिन आप अपनी बेसिक जो आपकी बैकबोन है प्रिपरेशन की, जो आपका ट्रैक है पढ़ने का, आप उसे किसी के कहने पे चेंज नहीं करना है। क्योंकि मेरा अपना एक लाइफस्टाइल है, आपका अपना एक लाइफस्टाइल है, हर व्यक्ति यूनिक है यार। फिंगरप्रिंट तक नहीं मिलते यार पूरी दुनिया में, कितने यूनिक बना के भेजा ईश्वर ने अपन को। तो कैसे हो सकता है कि आप मेरे ट्रैक पे चले या किसी और के ट्रैक पे चले? आप अपना रास्ता खुद बनाइएगा। उस रास्ते में हम आपको लाइट दिखा सकते हैं, लेकिन हम रास्ता बना के नहीं दे सकते। रास्ता आपका होगा, पसंद आपकी होगी, बस हम ये बता सकते हैं कि जो ऐसा करते हैं वो सफलता प्राप्त किए हुए लोग हैं। और जब दुनिया सो रही होती है तो आप जाग रहे होते हैं, जब दुनिया खो रही होती है तो आप पा रहे होते हैं, जब दुनिया रो रही होती है तो आप हंस रहे होते हैं। और वो तब हो रहे होते हैं जब आप अपना एक एक सेकंड जो है ईमानदारी के साथ में कमिटेडली अपने टाइम अपने लक्ष्य को दे देंगे। तो निश्चित रूप से आपका कोई शेड्यूल नहीं होता। मैं तो कह रहा हूं इतना पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, पढ़ पढ़ के टूट जाओ। आप नशे के आदी हो रहे हो, आप मोबाइल के आदी हो रहे हो, मैं तो कह रहा हूं आप पढ़ाई के आदी हो जाओ, व्यसन हो जाए आप में, पढ़ाई का व्यसन हो। इंसान ने कहा था कि वातापी के चालुक्य जो है विद्या के व्यसनी थे। तो आप बने विद्या के व्यसनी, आप बने ज्ञान के व्यसनी, आपको व्यसन हो, आपको नशा हो जाए, समझ गए? अल्लाह करे आपको नशा हो जाए ज्ञान का, किसी और का ना हो। तो ये है। तो पहले मैं किसी और का था, अब किताबों का होने लगा हूं, ठीक है? पहले मैं कहीं और था, अब मैं किताबों में खोने लगा हूं। तो इस तरीके से अपने गाने में, अपने खाने में, अपने सोने, पहनने, करने, चलने, फिरने, पीने, सब चीजों में आपका सब्जेक्ट समाया हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ने वाला बंदा शर्माया हो। ठीक है? अगर आपको इस बेरोजगारी का मुकाबला करना है, तो आपको अपने बाबूजी के सपने पूरे करने हैं, तो आपको निश्चित रूप से 4 चांद लगाने होंगे। आपको दिन रात एक करना होगा। आपको बताना होगा कि वैकेंसी सिर्फ आपके लिए आई है। ठीक है? इस तरीके से अच्छे फ्लेवर में आपको पढ़ना है। मैं खूब खेलता था, खूब पढ़ता था, खूब डांस करता था, खूब फिल्में देखता था और डिस्कशन करते थे। पूरी जिंदादिली के साथ में हम पढ़ाई करते थे। आपका अपना लाइफस्टाइल हो सकता है, आप अपनी तरीके से जी सकते हैं, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस पर बने रहिए बस। लेकिन हर दिन के अकाउंट में शाम को सोने से पहले इतना जरूर सोच के सोना कि आज क्या मैं सोने लायक काम कर चुका हूं, क्या मैं आज खाना खाने लायक काम कर चुका हूं। अपने आप से सवाल पूछना, आज सारे जवाब आपको खुद से ही मिल जाएंगे, कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, धीरे धीरे एकाग्रता आएगी, मन विचलन बिल्कुल नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट्स निकालते रहो। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5 हिस्ट्री में है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी यही कमोबस बातें हैं। तो आपको धीरे 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 पता चल जाएगा कि इस दुनिया में जिस तरीके से जिन धाराओं में लोग बह रहे हैं, नदियां बह रही हैं, पहाड़ों की ऊंचाइयां हैं, आसमान में, आकाश में जो अनंत संभावनाएं हैं, वो सब आप में भी है। इस प्रकृति की हर चीज के साथ बने रहो, सनातनी बने रहो। सनातनी का मतलब जो चिरंतन काल से जो अच्छाइयां हमारे देश में, हमारी इस सृष्टि में बनी रही हैं, उनको बनाना और उनको आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सनातन का यही मतलब है। आजकल जो सनातन एक वर्ड चल रहा है, इसका मतलब एटर्नल होता है, एक शाश्वत चीज होती है जो पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। तो खूबसूरती पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। मेहनती लोगों को पहले भी मिलता था, आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा। ठीक है? तो हमारी प्रकृति स्वच्छ सुंदर रहे, हमारा मन प्रफुल्लित रहे, चारों ओर अच्छाइयां हो और हम बेहतर इंसान बनकर इस इंसानियत को और आगे बढ़ाएं। आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ ऐसा दे के जाएं जिससे कि हमें आने वाली पीढ़ियां याद करें। बस इसी उम्मीद के साथ आप अपने सारे गोल्स को एक साथ भी चला सकते हो, जैसे कि मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं इस छोटे सेशन में आपको निश्चित रूप से एक बेहतर समझ विकसित हुई होगी और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।